अभी सुबह के करीब 5 बजे हैं। हल्द्वानी में अभी पूरी तरह जगह भी नहीं है। सड़कें शांत हैं, हवा में हल्की ठंडक है और हम अपनी बाइक के साथ तैयार खड़े हैं एक नए सफ़र की शुरुआत करने के लिए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक नई सीरीज़ की शुरुआत है। एक ऐसा सफ़र जहां हर दिन एक नई जगह, एक नया अनुभव और एक नई कहानी लेकर आएगा। आज हमारा पहला दिन है और आज हम निकल रहे हैं हल्द्वानी से कर्णप्रयाग की ओर। मैप पर यह रास्ता सीधा लगता है, लेकिन पहाड़ों में सफ़र कभी भी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक का नहीं होता। असली कहानी रास्तों में छुपी होती है। जैसे ही हम हल्द्वानी से आगे बढ़ते हैं, शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है और पहाड़ हमें अपनी तरफ खींचने लगते हैं। कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं भीमताल। भीमताल जहां सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। शांत झील, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली सिर्फ खामोशी। ये वो पल होता है जब हम आपको महसूस होता है कि आप सच में शहर से बहुत दूर जा चुके हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, एक चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। अगला स्टॉप कैची धाम आश्रम है। जैसे जैसे हम यहाँ के करीब पहुँचते हैं, माहौल थोड़ा बदलने लगता है। यहाँ सिर्फ लोग नहीं आते, यहाँ लोग एक विश्वास लेकर आते हैं। नीम करोली बाबा का ये आश्रम, जहाँ हर किसी को एक अलग शांति महसूस होती है। कुछ जगहों को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और कैची धाम उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम फिर निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज का सफ़र अभी बहुत लंबा है। अब रास्ते थोड़े चुनौतीपूर्ण होने लगते हैं। घुमावदार सड़कें, कभी अच्छी तो कभी खराब। यही वो हिस्सा है जहाँ असली राइडिंग शुरू होती है। और इसी सफ़र में आता है एक खूबसूरत और शक्तिशाली स्थान, द्वाराहाट के पास स्थित दूनागिरी मंदिर। दूनागिरी मंदिर, जिसे शक्ति पीठों में भी माना जाता है, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई भी करनी पड़ती है। ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि अपनी लोकेशन और वाइब के लिए भी जानी जाती है। ऊपर से दिखने वाले पहाड़, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली ये शांति, ये सब मिलकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि सफ़र के बीच एक ठहराव है, जहां आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और इस पूरे सफ़र को महसूस करते हैं। अब तक हम काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन कर्णप्रयाग अभी भी बहुत दूर है। पहाड़ों में दूरी किलोमीटर से नहीं, समय और रास्तों की हालत से तय होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मौसम भी बदलने लगता है। कहीं धूप, कहीं ठंडी हवा और कहीं ऐसे नज़ारे जो आपको बार बार रुकने पर मजबूर करते हैं। यही सफ़र की सबसे खूबसूरत बात है, इसका अनिश्चित होना। आज का दिन सिर्फ एक राइड नहीं है, ये एक बदलाव है। शहर की भाग दौड़ से पहाड़ों की शांति तक का सफ़र। और जैसे ही हम कर्णप्रयाग के करीब पहुंचते हैं, एक नई उत्सुकता शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ आज का अंत नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की शुरुआत है। इस सीरीज़ में हम आगे और भी अनजानी जगहें, कठिन रास्ते और असली अनुभव दिखाने वाले हैं, जहां हर दिन एक नई कहानी बनेगी। तो अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सफ़र नहीं है, ये हम सबका सफ़र है। और हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां हम शुरू से बात करेंगे कि हम इस पूरी वीडियो सीरीज़ में क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज है 25 अप्रैल और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने ट्रिप पे। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से रूट से जाएंगे, सब बातें होंगी आपसे गाड़ी पे। पर अभी मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखा पाऊँ। ये मेरा बैग है, ये एक लौता बैग ले जा रहा हूँ मैं अभी। पिछली बार तो मैं टेंट वगैरह ले गया था, बट इस बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है अपना GoPro का माउंट,
सस्ता जुगाड़ बना रखा है मैंने, ये टेप वेप लगा के यहाँ पे माइक लगा रखा है। तो चलिए अब सीधे बाइक पे चलते हैं, सामान लोड करते हैं और निकलते हैं, फिर आपसे बाइक पे बात होगी। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और घर पे तो जब मैं था तो आपको पता है 5:30 हो रहा था और निकलते निकलते 6 बज चुके हैं मुझे। बट कोई नहीं, अब हम काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। अब जिनको काठगोदाम नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि मैंने काठगोदाम ही क्यों कहा, हल्द्वानी क्यों नहीं कहा। क्योंकि काठगोदाम एक ऐसी जगह है, अगर आप बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें तो जो सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है टू एंटर कुमाऊं, वो है आपका काठगोदाम। तो अगर आप कभी भी कुमाऊं घूमने के लिए आते हैं तो आपको काठगोदाम आना है या फिर हल्द्वानी आना है। हल्द्वानी उससे एक स्टेशन पहले पड़ता है, 5 किलोमीटर का फ़र्क होगा। बट अगर आप हल्द्वानी उतरते हैं तो वहाँ से आपको कोई भी टैक्सी, कोई भी बस आराम से मिल जाएगी। तो यही था, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में देनी थी। और 6 बज रहा है अभी, भीड़ तो काफ़ी होने लग गई। आज एक तो सैटरडे भी है तो उस वजह से भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि रश ज़्यादा होगा, बट कोई नहीं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं काठगोदाम, मतलब मैंने काठगोदाम क्रॉस कर लिया है। और ये देखिए दोनों तरफ अभी ये फ़िलहाल में ही पेंटिंग बनी हुई है। फ़िलहाल से मेरा मतलब है कि 6 महीना 1 साल हो रहा होगा। और ये रोडें भी ना काफ़ी सारी चौड़ी कर दी हैं, तो अभी अच्छा हो गया, वरना पहले ना यहाँ पे बहुत जाम लगता था। और जो रास्ता आप ये देख रहे हैं मेरे राइट को, ये चले जाएगा गौलापार। यहाँ से भी आप पिथौरागढ़ जा सकते हैं, बट अगर आप सामने से जाएंगे भीमताल होते हुए तो यहाँ से भी आप पिथौरागढ़ जा सकते हैं। और ये है अपना आइकॉनिक ब्रिज जो मैंने अपनी हर वीडियो में लिया है। यही एक ब्रिज है जो आपको कुमाऊं से जोड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज अगर आप काठगोदाम से एंटर करते हैं तो। और यहाँ पे रोड की हालत थोड़ी सी टाइट है, मेरे को लग रहा है लैंडस्लाइड की वजह से, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ना हल्का हल्का ठंडा स्टार्ट होगा। अब हम सीधे निकलेंगे भीमताल के लिए। भीमताल यहाँ से 25 किलोमीटर के अराउंड है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कैची धाम। जिनको नहीं पता है, कैची धाम फेमस है नीम करोली बाबा आश्रम के लिए। वैसे भी आजकल तो सबको ही पता रहता है कि कैची धाम नीम करोली बाबा आश्रम क्या है। तो हम वहाँ जाएंगे, मतलब एक ब्रेक लगाएंगे हम 5 मिनट का भीमताल पे, एंड देन हम आगे को बढ़ेंगे नीम करोली बाबा आश्रम के लिए। अब थोड़ा ही और बचा हुआ है, हम पहुंचने वाले हैं भीमताल। बट मेरे को रश देख के ऐसा लग रहा है ना कि यार सबसे ज़्यादा भीड़ पता कहाँ होने वाली है, कैची धाम पे। ऐसा मुझे फील आ रहा है एक कि कैची धाम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली, क्योंकि सारी टैक्सियाँ चल रही हैं, सारी टैक्सियाँ। और नहीं, बीच में अगर कोई गाड़ी आपको प्राइवेट नंबर प्लेट दिखेगी तो वो या तो दिल्ली है या तो यूपी है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है भाई साहब। अब देखते हैं क्या होता है। अब निकले तो हैं, सैटरडे को निकलना तो नहीं चाहिए था लग रहा है, या तो फ्राइडे निकलते या तो फिर मंडे निकलते। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो बाहर से ही दर्शन करके या फिर थोड़ा देर अगर लाइन में लगा जाएगा तो करके निकला जाएगा वहाँ से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भीमताल। और अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो ये जगह आपको पहली नज़र में ही थोड़ा अलग सा फील देगी। भीमताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है, लेकिन नैनीताल जितना क्राउडेड नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ आपको शांति मिलती है, वो भी नेचर के बिल्कुल करीब। और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि इस जगह का नाम महाभारत के भीम के नाम पर रखा गया है। मान्यता है कि भीम ने यहाँ पानी की कमी को देखते हुए इस झील का निर्माण किया था, इसलिए इसे भीमताल कहा जाता है। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये लेक कुमाऊं रीजन की सबसे बड़ी लेक है।
इसकी लेंथ करीब 1.7 किलोमीटर तक जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेक के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जहां आज एक एक्वेरियम बना हुआ है। अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो भीमताल लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ का वेदर पूरे साल काफी प्लेजेंट रहता है। समर में भी ठंडक बनी रहती है और विंटर में यहाँ का वाइब और भी शांत और ब्यूटीफुल हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, भीमताल सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि इकोलॉजी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ की लेक लोकल वाटर सिस्टम का हिस्सा है और आसपास की बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करती है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बोटिंग एक पॉपुलर एक्टिविटी है, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ की असली ब्यूटी तो महसूस होती है जब आप इस लेक के किनारे बैठकर थोड़ी देर शांति में टाइम बिताते हैं। मेरे हिसाब से भीमताल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नेचर को बिना नॉइज के फील करना चाहते हैं, बिना ज़्यादा क्राउड, बिना ज़्यादा रश। तो ये था भीमताल, एक सिंपल लेकिन बहुत ही पीसफुल शुरुआत हमारे सफ़र की। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि असली जर्नी अभी शुरू हुई है। सामने है भीमताल लेक और अब मैं आपको मिलवाता हूँ किसी से। इससे ये है मेरी बाइक, नई बाइक जो मैंने अभी 1 हफ़्ता हो रहा है लिए हुए, और ये इस बाइक से मेरा पहला टूर है तो इसी से आपको मिलवाना था। इससे पहले मेरे पास स्प्लेंडर थी, बट ये है मेरे पास हंटर, बेस मॉडल है, ठीक ठाक चल रही है, मतलब बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया। हम उस टाइप की आपको वीडियोस नहीं देना चाहते हैं जिसमें हमने गाड़ी स्टार्ट करी और सीधे यहाँ से कर्णप्रयाग पहुँच गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मोटिव रहता है कि अगर मैं यहाँ से कर्णप्रयाग भी जाऊँ ना तो एटलीस्ट जितनी भी जगह जहाँ पे आप आ सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, वो मैं सारी कवर करूँ, ताकि अगर आप लोग कभी मान लीजिए कोई कर्णप्रयाग नहीं भी जाता है बट एटलीस्ट वो रानीखेत तक जाता है तो रानीखेत तक जितनी भी जगह हैं मैं उन्हें कवर करूँ। भीमताल पड़ता है मैं उसे कवर करूँ। तो मेन चीज़ यही है मेरे यूट्यूब चैनल की कि मैं ये सोचता हूँ कि आप तक जितनी भी फेमस जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, वो सारी आप तक पहुँचाई जाए। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं भवाली। ये भवाली है, यहाँ पे आपको पार्किंग दिख रही होगी। वैसे तो मेरे ख्याल से रामलीला ग्राउंड ही होगा, ये टेंट वेंट भी लगे हैं, शादी वादी होगी शायद, और पार्किंग का भी बना रखा है। और यहाँ से अब कुछ ही किलोमीटर और बचा है हमारा कैची धाम। चल पड़ा हूँ मैं इन पहाड़ी राहों पे, हवा में तेरा नाम सा घुला लगे, हर मोड़ पे तेरी ही झलक मिले, ये दिल तुझसे ही क्यों जुड़ा लगे। ओ तू साथ है इन वादियों में कहीं, हर रास्ता अब अपना सा लगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कैची धाम मंदिर पे। ये है, अभी भीड़ कम है तो सोच रहे हैं कि जाके दर्शन कर लें और नीचे जाते हैं और फिर आपको, मतलब अंदर तो वीडियो बनाने को मिलता नहीं है तो मैं गेट तक ही आपको दिखाता हूँ, और बाकी आप जब तक मैं अंदर जा रहा हूँ तब तक आप इन ड्रोन शॉट्स का मज़ा लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा जय नीम करोली बाबा की। तो चलिए अब चलते हैं आगे और आपको अब सीधे मंदिर के कपाट पे मिलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कैची धाम आश्रम, और यहाँ आते ही आपको एक अलग ही वाइब महसूस होती है। कैची धाम नैनीताल के पास स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है जिसकी स्थापना 1960s में नीम करोली बाबा ने की थी। बाबा को उनके भक्त एक महान संत मानते हैं और कहा जाता है कि उनकी प्रेजेंस आज भी यहाँ महसूस की जाती है। कैची नाम यहाँ की ज्योग्राफी से आता है। यहाँ 2 पहाड़ आपस में ऐसे काटते हैं जैसे कोई कैची, इसलिए इस जगह को कैची धाम कहा जाता है। ये जगह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग भी यहाँ आ चुके हैं और उन्हें भी इस जगह की शांति और एनर्जी
के बारे में बात करी थी। यहाँ का माहौल बहुत ही सिंपल और शांत है, कोई दिखावा नहीं, बस एक अलग ही पॉजिटिविटी। कैची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आंसर्स ढूंढते हैं और कई बार बिना कुछ पूछे ही उन्हें वो सब मिल जाता है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद मन अपने आप काम हो जाता है और आप एक अलग ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और फाइनली हम लोग कैची धाम से दर्शन करके निकल चुके हैं और उम्मीद करूँगा कि जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं अपने ड्रोन के थ्रू वो आपको अच्छी लगी होंगी। मैंने अंदर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ऐसा है ना कि वहाँ पे मना करते हैं जो गार्ड लोग होते हैं ना, तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है कि मतलब ऐसे सबके सामने मैं कुछ उटपटांग हरकतें करूँ। हम लोग वहाँ से निकले हुए हमें करीब 20 किलोमीटर हो गए होंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना कि नाश्ते के लिए रुकना है, तो एक जगह मिली हमें, तो हमने नाश्ता ऑर्डर करा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमने क्या क्या ऑर्डर कर रखा है। तो ये हैं पराठे और ये हैं संतोष भैया जो आज नमस्कार। हमारे साथ हमारे राइडर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाश्ता। बिल्कुल, और हमने फिर पराठे करे हैं और अच्छे लग रहे हैं, भूख भी लगी है, टाइम भी हो गया है। तो चलिए अब ऐसे ही नाश्ता करते हैं और फिर आपको गाड़ी पे मिलते हैं। तब तक आप बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग अपना नाश्ता करके निकल चुके हैं और अब ये जो सीधी रोड गई है ये चले जाएगी अल्मोड़ा धारचूला और हम जाएंगे अपने लेफ़्ट को, ये एंटर करेगी सीधे गढ़वाल और ये है आपका रानीखेत वाला रूट। सामने है अल्मोड़ा और ये है रानीखेत। मैं पिछले 2 ट्रिप जो मैंने करे हैं वो सीधे वाले वो रोड पे करे थे जो हमें अल्मोड़ा से धारचूला मुंशारी वहाँ लेके गया था, और जो लेफ़्ट में आ गया है ये लेके आ जाएगा हमें गढ़वाल की तरफ। अगर आपको गढ़वाल एंटर करना है वाया रानीखेत चकुटिया तो आपको ये जो ब्रिज से लेफ़्ट हो गया ना, यहाँ से आप लेफ़्ट हो जाइएगा। गर्म पानी नाम है उस जगह का जहाँ पे ब्रिज था, तो गर्म पानी पूछ लीजिएगा और गर्म पानी के बाद आप हो जाइएगा लेफ़्ट। और हम लोग आ चुके हैं कुमाऊं रेजिमेंट के जो उनका एरिया है कैंटोनमेंट एरिया उसके अंदर, और यहाँ से रानीखेत 5 किलोमीटर है, अब तो 4 ही किलोमीटर बचा होगा। तो रानीखेत यहाँ से, और अब हम यहाँ से जाएंगे द्वाराहाट। अगर हम लोग सही टाइम 12 बजे तक अगर हम द्वाराहाट पहुँच जाते हैं तो हम लोग द्वाराहाट जाएंगे और फिर वहाँ से हमारा ऐसा प्लान है दूनागिरी करने का। दूनागिरी एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। तो एक तो हम लेट हो गए ना, सुबह 4 घंटा हमें वहीं लग गया, क्या कहते हैं 50 किलोमीटर करने में। तो बाकी देखते हैं, अगर हम सही टाइम पे हमने ये कह रखा है कि अगर हम द्वाराहाट पहुंच गए 12 बजे तक का तो हम लोग कर लेंगे। और आप ये नज़ारे देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं ये। हमें करीब आधा घंटे से ऊपर लग गया है, मतलब कैंटोनमेंट एरिया पूरा पार करने में, क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया के अंदर ही, मतलब अंदर तो नहीं, जो कैंटोनमेंट एरिया के बिल्कुल अंदर नहीं, एक होता है ना क्या कहते हैं वो बाउंड्री लाइन पे, वहाँ पे वो है आपका रानीखेत मार्केट। तो रानीखेत मार्केट में भी जाम, फिर कैंटोनमेंट एरिया में भी जाम। तो यही करते करते हमें 40-45 मिनट लग गए हैं। यही होता है ना कि अगर आप कभी लेट होते हैं तो फिर वो लेट होते जाते हैं। निकलने को तो हम निकल गए थे बट कैची धाम से पहले ही हमें लेट हो गया वहाँ पे, और उस लेट की वजह से अब ये हो रहा है कि 11 बजने को आ रहा है और अभी हम रानीखेत से निकल ही रहे हैं। और हमने थोड़ा सा भी ब्रेक लिया था यहाँ पे ताकि चाय पानी कर सकें। और यहाँ पे पहले से भी एक अंकल और एक भैया हैं जो गंगोत्री जा रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये भैया तो मेरे ख्याल से
नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ तो पूरा कवर है, नॉर्थ ईस्ट नेपाल पूरा कवर है, बस इनका साउथ बचा हुआ है। और वो जो अंकल पीछे दिख रहे हैं वो अपने लोकल किंग है बनारस के। अब वो उत्तराखंड के हो गए हैं पर हैं ओरिजिनल बनारस के ही। बेस बनारस से ही है, बट अब काम धंधा यहीं पे अपना। उत्तराखंड बहुत क्राउडेड हो गया ना। हाँ। नॉर्थ ईस्ट जाओ हाँ। और नेपाल जाओ, आप हिमाचल जाओगे और उत्तराखंड जाओगे सब क्राउडेड है, वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम, होटल महंगे, सब कुछ महंगा है, बहुत ज़्यादा। लद्दाख जाओ, अपना तो ठीक है, उत्तराखंड कुमाऊं कवर कर लो, कुमाऊं गढ़वाल बहुत बढ़िया है। और भैया लोग भी अभी जा रहे हैं गंगोत्री, 6-7 दिन का प्लान है, उसके बाद भैया जा रहे हैं नेपाल। नेपाल तो मेरा ऐसे लगता ही रहता है, नहीं ऐसे बीच बीच में लगता ही रहता है। तो चलिए अब हम भी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, भाई लोग भी निकल रहे हैं, तो आपसे फिर रास्ते में मिलते हैं। तो भैया ठीक है, गुड लक अंकल, गुड लक, फिर मिलते हैं आगे अगर हुआ तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कहाँ पे जा रहे हो वैसे? हम लोग नीति वैली तक। क्या कहते हैं, बद्रीनाथ? ना बद्रीनाथ जोशीमठ से कट जाएगा रास्ता, ओली वाला तो उससे निकल जाएंगे हम लोग। माना नहीं पड़ेगा ना उधर? माना तो बद्रीनाथ में पड़ता है, आगे हो गया। हाँ, नीति अलग है, माना अलग है। चल पड़ा हूँ मैं इन पहाड़ी राहों पे, हवा में तेरा नाम सा घुला लगे, हर मोड़ पे तेरी ही झलक मिले, ये दिल तुझसे ही क्यों जुड़ा लगे। ओ तू साथ है इन वादियों में कहीं, हर रास्ता अब अपना सा लगे, तेरी यादों की ये ठंडी बारिश मुझको हर पल भिगोता चले, सूरज ढले तो तेरा रंग दिखे। अब हम लोग बिल्कुल घाटी में उतर चुके हैं, पहले हम बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर राइड कर रहे थे, अब हम बिल्कुल घाटी पे उतर चुके हैं नीचे। ये देखिए बिल्कुल नीचे आ गए हैं, पहाड़ ऊपर हो गए हैं, और इसलिए ना ये घाटी है ना, तो यहाँ पे और ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब हम लोग आ चुके हैं दूनागिरी वाले रास्ते पे। द्वारा हाट से 14 किलोमीटर है ये रास्ता। तो जब आप द्वारा हाट मार्केट पहुँचेंगे ना, मेन मार्केट पे, तो वहाँ आप पूछ लीजिएगा कि दूनागिरी के लिए कौन सा रास्ता है। एक गोल चक्कर आएगा मेन मार्केट में ही, उससे ऊपर को एक रास्ता कट जाएगा, फिर आप वापस 14 किलोमीटर जाएंगे द्वारा हाट, और फिर आप अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से आगे, मतलब रास्ता जहाँ पे आप जाना है तो आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको वापस उसी मेन रोड पे जाना पड़ेगा। वापसी में मैं दिखा दूंगा, क्योंकि आते समय तो मेरा कैमरा ऑन था नहीं, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि द्वारा हाट जब मेन मार्केट पहुँचेंगे तो बस वहीं से एक रास्ता कट जाएगा गोल चक्कर से आपकी राइट की तरफ, तो बस उसी में जाना है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दूनागिरी मंदिर, और यहाँ तक पहुंचने का सफ़र खुद में ही एक एक्सपीरियंस है। दूनागिरी मंदिर द्वारा हाट के पास स्थित है और इसे कुमाऊं के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर यहाँ से जा रहे थे तो उसी दौरान इस पर्वत का एक हिस्सा यहाँ गिरा था, और इसलिए इस जगह का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ये मंदिर लगभग 2000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और चारों तरफ से घने जंगल और पहाड़ी से एक अलग ही फील देते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से असली जर्नी स्टार्ट होती है, एक छोटा सा ट्रैक। हम अपनी बाइक नीचे पार्क करते हैं और फिर शुरू होती है सीढ़ियों की चढ़ाई। करीब 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ, जो शुरुआत में आसान तो लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्टेमिना का एहसास करवा देती हैं। लेकिन जैसे जैसे
आप ऊपर बढ़ते हैं, व्यूज़ और हवा आपको मोटिवेट करती रहती है। हर कुछ कदम पर आपको लगता है कि रुक जाओ, लेकिन फिर नेचर आपको आगे खींचता है। और जब आप आखिरी में मंदिर तक पहुंचते हैं तो जो शांति और सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सारी थकान को ख़त्म कर देती है। दूनागिरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। और शायद इसी वजह से ये जगह और भी खास बन जाती है। तो ये था दूनागिरी मंदिर का एक्सपीरियंस। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली मंजिल की तरफ। जय जय माँ दूनागिरी पर्वतों की रानी, तेरी छाया में मिले हर दिल को कहानी। धूप हो या छाँव हो तू साथ निभाए, भटके हुए राही को राह तू दिखाए। तेरी चढ़ाई में माँ हर कदम इम्तिहान, पर तेरे दर पे मिल जाए सुकून और अरमान। घंटी की उस गूंज में तेरा ही नाम। दूनागिरी मंदिर से नीचे उतर रहे थे तो मुझे याद आया कि पानी तो हमारे पास है ही नहीं, पूरे होठ सूख गए हैं बिना पानी की बोतल हो गई है समाप्त। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और मैं आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको पानी पीना है और आपको पानी नहीं मिल रहा है तो आप कैसे पी सकते हैं। बहुत ठंडा है यार, बहुत ठंडा पानी है भाई। तो सबसे हाँ पानी और सही तो है, और है क्या है? सही चीज़। मतलब जितना ठंडा पानी हो रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि टेम्परेचर इतना ठंडा है, पर पानी पता नहीं ज़्यादा ही ठंडा है कुछ। अरे अंदर से निकलता है ना, जमीन के अंदर से पानी आ रहा है तो ठंडा होगा ही। मतलब अब हम लोग दोबारा से द्वारा हाट पहुंच चुके हैं। अब हम द्वारा हाट से निकल रहे हैं आपका क्या कहते हैं चकुटिया के लिए। तो हमें तो मुश्किल लग रहा है कि आज कर्णप्रयाग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी 100 किलोमीटर है और हमारे पास 3 घंटे हैं। तो 3 घंटे में पहाड़ों में 100 किलोमीटर बहुत मुश्किल है भाई। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत लोग होंगे जो कर लेते होंगे, बट मैं इतना तेज़ नहीं चलाता हूँ तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा। अब कोशिश यही रहेगी कि शाम को 6 साढ़े 6 तक, अभी एग्जैक्ट 3 बज रहा है, तो शाम को 6 साढ़े 6 तक जहाँ तक भी हमारी गाड़ी पहुँचेगी वहाँ पे इसको लगाया जाएगा, रूम लिया जाएगा और फिर कल जर्नी दोबारा स्टार्ट करी जाएगी। ठीक है। सही नहीं हो रहा है क्या? चेन ढीली हो गई है पूरी है, ये दे रही है दिक्कत। ठीक है, मैं खाली बाहर वाले बोल्ट को ढीला कर रहा था, अंदर वाले को नहीं कर रहा था। अंदर वाले को भी लूज करना है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर वैसे टाइट कर दूँगा आगे धक्का देके ना। थैंक यू। नहीं हो रहा है क्या? ये मैकेनिक का ही नंबर है। हाँ, मैकेनिक को ही बोला था। क्या कह रहा हो? बता दिया उसको। मैं इसको लूज कर रहा था ना। हाँ हाँ, आगे वाले को भी करना है। अच्छा। फिर दोबारा भी आवाज़ कर रही थी क्या? कर रही है ना, दिखाऊं? हाँ हाँ ये हाँ हाँ कर रही ना। न्यूट्रल डालो ना। हाँ। न्यूट्रल में ये बहुत तेज भागती है। हाँ। ये भाग नहीं रही इसकी अच्छा, वजह से। हाँ ये इसका काम लग जाएगा नहीं तो। हाँ। मार्केट, अब मार्केट तो चकुटिया ही आएगी डायरेक्ट। मेरे को वहाँ दिखा नहीं कोई, और जहाँ वहाँ कराया मैंने हाँ। ना, वो लॉन्ड्री से कहा कह रहा वो कुत्ता खाना खाने गए कह रहा हूँ, हाँ हाँ याद है? हाँ हाँ। और आपसे बात करते करते हम पहुंच चुके हैं चकुटिया। इस वक्त हम चकुटिया में हैं। अभी हमने ब्रिज क्रॉस करा है मार्केट वाला, तो उस समय तो मैंने कैमरा ऑन करा नहीं, बट बाद में याद आया कि अरे चकुटिया पहुंच गए हैं। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे ना, जिस रास्ते, वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन सा रास्ता लिया है, कितना हमें टाइम लगा है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं गैरसैंण, पड़ेगा कितना है 32 किलोमीटर।
और कर्णप्रयाग है 76। ये सारा ना जल गया है, देखिए मैंने अभी आपको ड्रोन में दिखाया भी होगा कि आग लगी हुई है जंगल में। ये लगाई जाती है, लगी नहीं होती है, लगाई जाती है, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर अभी नहीं लगाएंगे तो गर्मियों में अगर लग गई तो ये और ज़्यादा भीषण हो जाएगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के रेसे से गिरे हुए हैं, तो इनको जलाया जाता है। ये जानबूझ के जलाई जाती है, देखिए पूरा जला हुआ है पूरा। अब देखेंगे ना, ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब इसमें आग लगाई गई होगी तो यहाँ से गाड़ियाँ कैसे आ रही होंगी इतनी गर्मी में, ये पूरा जला है। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से गढ़वाल लग चुका है, कुमाऊँ। पीछे जो ये बैंड है ना, बैंड दिख रहा है आपको, इस बैंड से उधर कुमाऊँ हुआ है। और मैं हूँ इस वक्त गढ़वाल में हम एंटर कर चुके हैं। और बाकी ये है कि जो मेरे साथ के हैं वो गए हुए हैं पीछे, कुछ उनको काम है, वो फ़ोटो खींचनी है उन्हें। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ से गढ़वाल लग चुका है। ये बैंड के इधर कुमाऊँ ख़त्म और बैंड से यहाँ गढ़वाल। और ये रही अपनी बाइक। और जिसका डर था वही हुआ, अब हल्की हल्की बारिश भी आने लग गई है, क्योंकि हवा चल रही है ना, तो सारे बादल इधर को ही लेके आ रही है। ये देखिए, ये पूरे काले बादल है। ऊपर को दिखाऊं मैं अगर आपको, अभी स्टार्ट हो गई थी बारिश, तो हमें लेना पड़ा एक शेल्टर। भाई साहब ये देखिए, रोड आपको गीली गीली नज़र आ रही होगी। और अभी भी पूरे बादल बने हुए हैं ऊपर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब तो बिल्कुल ठंडा लगने लग गया है। और अभी यहाँ से करीब 40 किलोमीटर और है हमारा कर्णप्रयाग, तो उस वहाँ तक तो नहीं जाएंगे हम लोग। हमने डिसाइड कर लिया है कि जहाँ भी अब हमें वो मिल जाएगा कहीं पे होम स्टे टाइप का, तो वहाँ पे हम रूम वूम लेके वहीं पे सेटल होते हैं आज के लिए। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब कर्णप्रयाग तो नहीं पहुँचे हम लोग, तो उससे पहले ही 30 किलोमीटर पहले बारिश बहुत तेज़ होने लग गई थी, तो हमने यहीं रूम ले लिया है। रूम बहुत सही है, मतलब हमारे बजट के हिसाब से बहुत सही है। मैं आपको एक बार रूम का टूर कराता हूँ। तो यहाँ पे हमने रखा है अपना सामान, नीचे चटाई वगैरह है, और ये है अपना बेड सही। और ऊपर लकड़ी का आवाज़ आ रही है हमें बारिश की, क्योंकि इसमें बारिश पड़ रही है। और यहाँ पे कुछ ऐसे बैठक टाइप का, अगर मैं आपको बाहर लेके चलूँ तो यहाँ है वॉशरूम अपना। और इतना अंधेरा हो रहा है और बारिश हो रही है बहुत तेज़ भाई साहब। तो ये था कुछ टूर, इसलिए हमें आज यहाँ रुकना पड़ा है। तो यहाँ पे रुकते हैं। हमने अपना सारा जो भी हमारे गैजेट थे यहाँ पे भैया ने लगा लिए हैं अपने, यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं। तो बढ़िया है, अब खाना आएगा, खाना खाते हैं और फिर सोते हैं। तो तब तक के लिए आपको पता है आपका ड्रिल क्या है, आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना है और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, अब आपसे कल मिलते हैं।